नंदिनी ने नलिनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो तुरंत उसने उसकी नब्ज चेक की। नलिनी अभी भी जीवित है, मुझे उसकी जान बचानी होगी, उसने सोचा और एक ऑटो बुलाने के लिए बाहर भागी और ड्राइवर की मदद से नलिनी को ऑटो में लेटाया। तब तक कांतम्मा और बसवा, जो पिछले दरवाजे से भागे थे, सामने से आते दिखे, जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं। अरे, कहाँ जा रही हो तुम? नलिनी को क्या हुआ? नंदिनी ने असल बात बताने की बजाय यूं कहा, मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गई और बोल नहीं रही है, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले जा रही हूँ। वो उसे जल्दी में ले गई। फिर कांतम्मा और बसवा आपस में हंसने लगे। देखा भाई तुमने, बड़ी बहू क्या बोल रही थी, हमें कुछ पता ही नहीं, जैसे कहकर गई वो बेहोश हो गई है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे बहन। लेकिन भाई, क्या तुमको लगता है कि वो अभी भी जीवित होगी? वो तो अस्पताल ले गई है। वो तो बहुत पहले मर गई होगी बहन, वो उसे सिर्फ इस उम्मीद में ले गई कि शायद जीवित हो। जब तक मैं औपचारिक रूप से उसकी मौत की खबर नहीं सुन लेती, मुझे विश्वास नहीं होगा बहन। चैन से रहो तुम, जल्दी ही उसकी मौत की खबर सुनोगी। हाँ। जब उसने कहा तो वो सोचने लगी। ओरे भाई, अगर वो मर जाती है तो फिर क्या होगा? ये सच है कि अगर वो मर जाती है तो पुलिस जांच होगी और बड़ी बहू सब कुछ बताएगी, तो गिरफ्तार होने की पूरी संभावना है। बड़ी बहू घर आए उससे पहले एक सुसाइड नोट तैयार कर लेते हैं। वो तो मर ही गई है, तो चलो तुरंत लिखें, उसने कहा, और दोनों एक सुसाइड नोट तैयार करने में व्यस्त हो गए। उधर नंदिनी नलिनी को अस्पताल ले गई थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने तुरंत नलिनी की जांच की और कुछ भी गंभीर नहीं बताया और उसे होश में लाने का इंजेक्शन दिया। तब नंदिनी को याद आया कि उसके पति ने उसे बैंक का काम सौंपा था और फोन उठाया। उसने तुरंत फोन उठा लिया। क्या नंदिनी, तुम अभी तक क्या कर रही हो घर पर? मैं कब से पैसों का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। तब नंदिनी ने उसे बताया कि क्या हुआ है और ये सुनकर उसका पति चौंक गया। ये क्या कह रही हो ना? नलिनी के गले में फंदा कैसे आया? वो अब कैसी है? अब वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, तब पता चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या था। हाँ ठीक है, पर मेरे भाई को इस बारे में मत बताओ। जब वो होश में आ जाए तो मुझे कॉल करना। और वो कॉल काट देता है। बाद में नलिनी उठकर बैठ गई। दीदी, हम यहाँ पर क्यों हैं? नलिनी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ पता नहीं। तुमने अपने आप को पंखे से लटका लिया था, वो तो मैं पहुंच गई, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ, सच में। ये क्या कह रही हो? मैं क्यों पंखे पर लटकूंगी? क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। ये बताओ, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया? मैं तो रसोई में काम कर रही थी और बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर हूँ। क्या इसमें सासू माँ का हाथ है? बस यही मैं नहीं समझ पा रही। मैं अंदर आई तो वे बाहर से अंदर आ रहे थे। अच्छा चलो, अब हम घर चलते हैं, आओ। तो दोनों घर जाने लगी। घर पर कांतम्मा और बसवा आत्महत्या पत्र लिखने में व्यस्त थे। तभी नंदिनी और नलिनी ने घर में प्रवेश किया। उनको देखकर दोनों दंग रह गए। वे कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चली गईं। वो अभी तक जीवित कैसे है? मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हमने अपना समय सुसाइड नोट लिखने में बर्बाद किया। इतना कहकर वे दोनों निराश हो गए। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। दोनों बहनें एक कमरे में सो रही थीं। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे नलिनी को प्यास लगी और वो पानी पीने कमरे से निकली। तभी उसने उन दोनों को बोलते हुए सुना। नलिनी ने जाकर नंदिनी को जगाया और उन दोनों ने जाकर ये सुना कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हम जितना भी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी गोरी बहू बीच में आ रही है और प्लान बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर हम दोनों को मार दें तो काम आसान हो जाएगा। तब हम तुम्हारे बेटों की शादी उन लड़कियों से करवा देंगे जो बहुत सारा दहेज ला कर दें। तो तुम दोनों के लिए वो शुभ दिन कब तय करते हो?
अभी वे दोनों सो रही होंगी ना, तो अभी चलो, अभी दोनों का काम तमाम कर देते हैं, उसने कहा। ये सुनकर दोनों बहुएं डर गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दोनों बहुएं डरकर वहां से भाग गईं। अरे बाप रे, इन लड़कियों ने सुन लिया कि हम क्या बोल रहे थे, चलो भागो, उन्हें पकड़ना होगा। और वे उन दोनों का पीछा करने लगे। दोनों लड़कियां खेतों में दौड़ी और दौड़ते दौड़ते फिर सड़कें कट गईं और उन्हें दो किनारे मिले। दीदी, मैं चाहती हूँ कि तुम बच जाओ, मैं लेट जाती हूँ, तुम मुझ पर चलो, भाग जाओ। नहीं नलिनी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी, वे आ रहे हैं, अब और मत सोचो। ये कहते हुए वो दोनों किनारों के बीच लेट गई। फिर वे उनका पीछा करते हुए आए। अरे भाई, तुम उन्हें मारने के लिए एक बड़ा पत्थर लेकर आओ, मैं जाकर पकड़ने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर वो आगे भागी। ये देखकर नंदिनी ने डर के मारे नलिनी पर कदम रखा और उनसे बचने की कोशिश की। तब तक कांतम्मा आई और नलिनी के पैर में पत्थर से मारने लगी। नंदिनी ने पार किया और सास पर पत्थरों से हमला कर दिया। इससे सास चोट खाकर गिर पड़ी। बाद में नंदिनी ने नलिनी का हाथ थाम लिया और उसे दूसरी तरफ पार करने में मदद की। फिर दोनों हाथ नहीं आई और भाग गईं। बार बार सास छोटी बहू को परेशान कर रही थी, तो नंदिनी और नलिनी उसे सबक सिखाना चाहती थी और इसलिए वे उसे रेलवे ट्रैक पर ले गई और उसका मौत से सामना कराया। फिर उसे छोड़ दिया। दोनों साथ वापस आ गई और सास पीछे पीछे घर पहुंची। इस काली औरत ने बड़ी बहू के दिमाग में जहर घोल दिया है। यही कारण है कि नंदिनी मुझे छोड़कर मेरा विरोध करके इसका साथ दे रही। अरे बाप रे, देखो तो दोनों ने क्या किया मेरे साथ। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मेरे प्राण बच गए, नहीं तो अब तक मेरे फोटो के चारों ओर माला टंग चुकी होती। किसी भी तरह मुझे नलिनी को दिखाना चाहिए कि मैं क्या और वो क्या है, और उसे सबक सिखाना है मुझे। सास ने ऐसे सोचा। उधर नंदिनी ने अपने पति को ये बताना जरूरी समझा कि कांतम्मा नलिनी को किस तरह परेशान कर रही है। देखो जी, आजकल तुम्हारी माँ रोज रोज बहुत हंगामा करके माहौल खराब कर रही है। हम उसे सबक सिखाना चाहते थे इसलिए हमने ऐसा किया। कम से कम अब तो उसे अपना रवैया बदलने को कहो ना। उससे कहो कि बहू का रंग नहीं बल्कि उसका स्वभाव और व्यवहार देखे। तुम जाकर अपनी माँ को समझाओ। ठीक है नंदिनी, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। दूसरी तरफ नलिनी भी अपने पति से सास के रवैये की शिकायत करने लगी। आखिर मैंने गलती क्या की बताइए? मैं काली हूँ, क्या ये मेरी गलती है? जब से तुम्हारे घर आई हूँ वो मेरे पीछे पड़ी है और मुझसे बुरा व्यवहार करती। फिर भी मैं धैर्य पूर्वक सब सह रही हूँ, लेकिन अब मुझ में सब सहन करने का धैर्य नहीं। इसलिए हम दोनों से सबक सिखाना चाहती और हमने उसके साथ ऐसा किया। हमने उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। हम आपकी माँ और अपनी सास को मार डाले, इतने क्रूर लोग नहीं हैं हम। तब नलिनी के पति ने नलिनी से कहा, ओके नलिनी, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ इन दिनों इतनी दुष्ट क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और नलिनी का पति और नंदिनी का पति दोनों एक साथ बाहर आ गए। फिर दोनों अपनी माँ के बेडरूम में साथ गए। कितने लोगों ने आपको समझाया तब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दोनों देवरानी जेठानी एडजस्ट हो रही है और मिलजुल कर रहती हैं। तुमको क्या दिक्कत है? सुबह जिस पल नलिनी बिस्तर से उठती है वो आपके लिए हर कुछ करने की कोशिश करती है, फिर भी दुश्मनी है। हमेशा बाहरी रूप और रंग पर ध्यान देती हो, कभी उसकी आंतरिक सुंदरता को देखने की परवाह भी कर लो ना। क्या आपको नहीं समझ आता वो कितनी दुखी है? दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से डांटने लगे। उनकी बातें सुनकर वो गुस्से से उठ बैठी। मुंह बंद करो अपना, तुम जैसे चाहो बात कर रहे हो। तुम अपनी पत्नियों की बातें सुनकर अपनी माँ पर बरस रहे हो क्या? आज तुम्हारी पत्नियों ने क्या किया पता है? मुझे रेल की पटरी पर ले गई और मुझे मारना चाहती थी, लेकिन तुमने उन दोनों को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझ पर उंगली उठा रहे हो। बेशर्म, जाओ और मुर्गे बनकर पक पक करो उनके साथ। जब उसने ये बात गुस्से से कह दी तो बेटों ने इस बात को और बढ़ाना ठीक नहीं समझा और इसीलिए वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद
कांतम्मा ने उन शब्दों को याद किया जो उसके बेटों ने कहे थे और वो बहुत क्रूर हो गई। ये बेवकूफ लड़के मुझ पर कितना इल्जाम लगा रहे। ये सारी ट्रेनिंग उस ब्लैकी ने दी है। वो पूरी एक नागिन की तरह है और टिक कितनी मासूम है। उसने मेरे बेटों को भेजकर मुझ पर इल्जाम लगवाया। अब मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बदला लूंगी। उस रात बिना और किसी झगड़े के सभी लोग अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो गए। अगली सुबह कांतम्मा बीती रात की बात से अभी भी बहुत परेशान थी। वो नलिनी से बदला लेने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रही थी और खुद को शांत करना चाहती थी। इसलिए वो किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगी और सब्जियां काट रही थी। ये देखकर बड़ी बहू ने नलिनी से कहा, देखा तुमने नलिनी, आज हमारी सास रसोई में क्या कुछ पका रही है। मुझे लगता है कि कल रात की डोज ने उस पर अच्छा काम किया है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और दोनों ने अपनी सास का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया और फिर नलिनी रसोई में गई। वहाँ शेल्फ में नलिनी एक डिब्बा उठा रही थी कि गलती से उसके हाथ से वो छूटकर कांतम्मा पर लगा और उसके सिर पर जोर से लगी। कांतम्मा को दर्द हुआ और उसने सोचा कि नलिनी से बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका है। उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। क्यों रे बेवकूफ औरत, क्या तू देख नहीं सकती? इतनी बड़ी औरत खड़ी है और अपना काम कर रही है, तुम मुझ पर आटा गूंदने की कोशिश करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नलिनी रोने लगी। अरे सासू माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया सासू माँ, सॉरी सासू माँ, मुझे छोड़ दो। वो अपनी सास से विनती कर रही थी। कांतम्मा जिस गुस्से की आग में जल रही थी वो नलिनी पर फूट पड़ा। नलिनी चिल्लाई तो उसकी चीखें सुनकर नंदिनी दौड़ी चली गई। सासू माँ, गलती से हो गया होगा, नलिनी को छोड़ दीजिए सासू माँ। वो बार बार अनुरोध करने लगी और क्योंकि वो अपनी गोरी बहू को पसंद करती थी, जब उसने नलिनी को छोड़ने के लिए कहा तो उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। उसने उसे उस ऊंचाई से छोड़ा, उसे चोट लगी और खून बहने लगा और वो रोने लगी। नलिनी, ये सब खून क्या है? क्या हुआ तुम्हें? देखा तो नलिनी उस चाकू पर गिर पड़ी थी जिसका इस्तेमाल सास सब्जी काटने के लिए कर रही थी और कटकर खून बह रहा था। ये देखकर सास सहम गई। इतना सारा खून बहने पर नलिनी का क्या हुआ, देखिए अगले एपिसोड में।